फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मोडियम को डिस्कस किया था और हमने पैथोजेनेसिस तक की बात कर ली थी। तो अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में ये जो मलेरिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में एंडेमिक होता है। तो उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं? एशिया, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा यूएस में ये एज सच एंडेमिक नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मलेरिया होता है। तो वो मोस्टली उन केसेस में होता है कि ट्रैवलिंग के थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया है उस एरिया में। सो अब हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग को थोड़ा देख लेते हैं। सो क्लिनिकल फाइंडिंग में सबसे पहले जो टिपिकल है इसका कि एक तो पीरियोडिक फीवर होता है। ठीक है, पीरियोडिक फीवर, और वो किस हिसाब से होता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा स्वेटिंग भी हो रही होती है पेशेंट में एंड चिल्स भी होते हैं। ठीक है, सर्दी लग के बुखार आता है। ये इसकी टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें मिल रहे होते हैं प्लाज्मोडियम के केस में। अदर देन दैट पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स और भी हो सकते हैं एसोसिएटेड, दैट इज़ हेडेक, मायल्जिया, आर्थ्रैल्जिया। इसके अलावा हमें पेशेंट में अनीमिया भी मिलता है क्योंकि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही होती हैं, एक तो स्प्लीन के थ्रू, और दूसरा ये कि जब मीरोजॉइड्स इन्फेक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल को, फिर रेड ब्लड सेल बर्स्ट होता है, तो इन दोनों तरीके से रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। अदर देन दैट स्प्लीनोमेगैली मिलता है हमें प्रोमिनेंटली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी क्लिनिकल फाइंडिंग्स से रिलेटेड। जो पी फैल्सिपेरम यानी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है वो लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया भी कॉज करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो इन तमाम सिम्टम्स के साथ साथ ब्रेन और किडनी डैमेज भी करवा रहा होता है। वो किस फॉर्म में करवा रहा होता है? सेरिब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसकी कैसे होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डायग्नोसिस होती है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से होती है ब्लड के, जो कि की जाती है यूजिंग बोथ थिक एंड थिन जिम्सा स्टेन्ड स्मेयर। ठीक है, ये बात आप लाजमी जहन में रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। अच्छा, ये बोथ थिक एंड थिन क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जो थिक स्मेयर है उससे हमें ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस का पता चल रहा होता है, और जो थिन स्मेयर होता है उससे हम उसकी स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पीशी के अकॉर्डिंगली हमारी ट्रीटमेंट में वेरिएशन होती हैं। जब देखेंगे हम स्लाइड पे, तो जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स होंगे उसमें हमें रिंग शेप ट्रोफोजॉइड भी मिलते हैं। एंड अगर फैल्सिपेरम का इन्फेक्शन हुआ है तो जो उसके गैमीटोसाइट्स हैं वो बनाना या क्रिसेंट शेप नज़र आ रहे होते हैं, जबकि अदर जो स्पीशीज़ हैं उनमें स्फेरिकल गैमीटोसाइट्स होते हैं। आरबीसीज अगर हम इस स्लाइड पे देखते हैं और मोर देन 5% यानी ज़्यादा अगर इन्फेक्टेड हैं, तो वो हमें एक साफ साफ इंडिकेशन दे रहा होता है कि फैल्सिपेरम ने मलेरिया कॉज किया है। इसके अलावा जो पीसीआर टेस्ट और एलाइजा टेस्ट भी होता है यूज़। पीसीआर से प्लाज्मोडियम के न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और एलाइजा टेस्ट में प्रोटीन जो कि स्पेसिफिक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के लिए वो मिल रहा होता है। तो उस तरह भी ये दो टेस्ट हमें डायग्नोसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। सो नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ये हम अलग से फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक तो इसकी ट्रीटमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो दो तरह से बेस कर रही होती है। एक तो कि स्पीशी जिसने मलेरिया कॉज किया है वो कहीं क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट तो नहीं है, और दूसरा ये कि कितनी सीवियर है डिजीज़। वैसे जो क्लोरोक्विन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्पेशली, लेकिन कहाँ पे? उन एरियाज़ में जहाँ पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस नहीं है, और नॉन फैल्सिपेरम में ये किल करती है मीरोजॉइड्स को। इस तरह ये पैरासाइटीमिया को रिड्यूस करवा रही होती है। जो सेकंड ड्रग है दैट इज़ प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन की क्या ख़ास बात है कि ये जो है हिप्नोजॉइड्स को किल कर रही होती है, किल हिप्नोजॉइड्स। अच्छा, हिप्नोजॉइड्स अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था कि दो स्पीशीज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि एक लेटेंट स्टेज फॉर्म कर रही होती है लिवर में, और वो कहलाता है हिप्नोजॉइड, जो रिलैप्स करवा सकता है मलेरिया का। अगर एक एरिया में ये स्पीशीज़ कॉमन है और हमें आइडेंटिफाई हुआ है कि पी वाइवेक्स या पी ओवेल ने इन्फेक्शन कॉज किया है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट में प्राइमाक्विन ज़रूर देंगे ताकि उसके जो हिप्नोजॉइड्स हैं जो उसने फॉर्म किए हैं वो किल हो जाएं। लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखने की होती है कि ये सीवियर हीमोलिसिस कॉज कर रही होती है G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स में। तो पेशेंट G6PD डेफिशिएंट अगर है तो हम उसको प्राइमाक्विन नहीं देंगे।
और फिर हम वेट करेंगे कि भाई पेशेंट में कहीं दोबारा रिलैप्स तो नहीं हो रहा, और अगर फिर रिलैप्स हो रहा है फिर दोबारा हम उसे क्लोरोक्विन से ट्रीट करेंगे। लेवेंसन माइक्रोबायोलॉजी की बुक में एक चार्ट गिवन है, उसमें यही बताया है कि अगर क्लोरोक्विन सेंसिटिव फैल्सिपेरम है यानी रेजिस्टेंस नहीं हुई है तो उसकी ट्रीटमेंट में हम क्लोरोक्विन देंगे। क्लोरोक्विन सेंसिटिव वाइवेक्स और ओवेल की वजह से हुआ है मलेरिया, तो हम उसकी ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विन के साथ साथ प्राइमाक्विन भी देंगे। अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट बी फैल्सिपेरम का इन्फेक्शन हुआ है जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए क्वार्टम और मेलेरॉन यूज़ कर सकते हैं। और क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सिपेरम है जो कि सीवियरली कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हुआ है तो आर्टिसोनेट और क्विनिडीन हम देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन में हम कीमोफाइलेक्सिस डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। कीमोफाइलेक्सिस की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है उन एरियाज़ में जहाँ पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट पी फैल्सिपेरम का इन्फेक्शन कॉमन है, एंडेमिक है, ठीक है, पी फैल्सिपेरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट, तो उसकी कीमोफाइलेक्सिस में हम यूज़ करते हैं मैफ्लोक्विन। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये एमसीक्यू में लाजमी पूछते हैं। और डिऑक्सीसाइक्लिन, ये दो ड्रग हम यूज़ करते हैं एज अ कीमोफाइलेक्सिस फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। इसके अलावा हम मेलेरॉन, जो कि दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, एटोवाक्यूऑन एंड प्रोग्वानिल, इसको फिक्स डोज में भी यूज़ किया जा सकता है एज अ कीमोफाइलेक्सिस फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट पी फैल्सिपेरम। उन एरियाज़ में जहाँ पे दूसरी जो स्पीशीज़ थे प्लाज्मोडियम की उनके इन्फेक्शंस एंडेमिक हैं, या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम ही एंडेमिक है लेकिन जो कि सेंसिटिव है क्लोरोक्विन का, उन एरियाज़ में हम क्लोरोक्विन ही यूज़ करते हैं कीमोफाइलेक्सिस, ठीक है। इसका जो रिजीम है वो ये है कि जो भी ट्रैवलर जा रहा है उस एरिया में तो वो उस एरिया में अराइवल से 2 वीक पहले स्टार्ट कर दे क्लोरोक्विन लेना, एंड 6 वीक डिपार्चर के बाद कंटिन्यू करे, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो प्राइमाक्विन भी ले 2 वीक्स के लिए ताकि हेपनोजॉइड्स वगैरह भी किल हो जाए। इसके अलावा जो इसकी प्रिवेंशन है वो यही है कि मॉस्किटो की बाइट से जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जिसके लिए इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ होते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग करें, विंडो स्क्रीन यूज़ करें, मॉस्किटो नेटिंग हो। स्टेगनेंट वाटर में इनकी ब्रीडिंग होती है, इस वजह से स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, और हमारे एरियाज़ में स्प्रे होने चाहिए ताकि मॉस्किटोज़ को किल किया जाए, ताकि जब वेक्टर ही नहीं होगा तो ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट भी नहीं होगी। एंड इसकी वैक्सीन, तो इसकी कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट प्लाज्मोडियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।